अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और पाकिस्तान के हवाले से होने वाली एक नई डेवलपमेंट के बारे में। व्यूअर्स, जब से पाकिस्तान और इंडिया की ये रिसेंट वॉर ख़त्म हुई है, इससे लेके अब तक हमने देखा है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ वॉर में ऑन ग्राउंड विक्ट्री मिली है, बल्कि इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एरिना में भी एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की विक्ट्री देखने को मिली है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं, उनको पूरी दुनिया में वेलकम किया जा रहा है। व्यूअर्स, अगर हम इस वॉर की बात करें तो इस वॉर के बाद चाइना, जो कि पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करता था और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था, उसको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है और वो पाकिस्तान से बहुत हद तक खुश है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से J-10C जो तैयारे हैं और इसके अलावा J-17 की मार्केट भी काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ने राफेल तैयारों को यूज़ किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको गिरा दिया राफेल तैयारे को, जिसकी वजह से डिसॉल्ट राफेल की जो शेयर हैं उनमें कमी देखने को मिली है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो फ्रेंच कंपनी है राफेल बनाने वाली, डिसॉल्ट कंपनी है, वो इंडिया से चाह रही थी कि वो उनको राफेल का फ्लीट दिखाएं, उसको वो इंस्पेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने उनको परमिशन नहीं दी और उनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस सारी जंग के दौरान, इन 5-6 दिनों के दौरान, इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेटेड नज़र आया, क्योंकि रशिया समेत और जितने भी ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने जो हमेशा से इंडिया के अलाय माने जाते थे, इंडिया को सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या USA हो, वो सब के सब इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस जंग के दौरान इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नज़र आया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है व्यूअर्स, के इंडिया ने इस जंग के दौरान और इससे पहले भी कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इंडिया का इमेज ओवर द वर्ल्ड जो है वो ऑल अराउंड द ग्लोब डैमेज हो चुका है, टार्निश्ड हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह व्यूअर्स ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो खालिस्तान मूवमेंट के लीडर्स थे, स्पेशली जो कनाडा में बेस्ड थे, उन पे अटैक्स करवाए। इसके अलावा USA में अटैक करवाए और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे फॉर्मर, उन्होंने ये अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक प्रेस ब्रीफिंग में ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया इज इन्वॉल्व बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ अ सिख लीडर इन कनाडा। तो इसकी वजह से इंडिया का जो एक इमेज था और जो उन्होंने एक इमेज बिल्ड किया हुआ था कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और हर किस्म का फ्रीडम दिया जाता है, और इंडियन स्टेट हमेशा ये क्लेम करती रही है कि वो टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो इन इवेंट्स ने इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इमेज है उसको पूरी दुनिया में खराब किया, टार्निश किया और सबोताज किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पे जब इल्जाम लगाया, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया, जो कि डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हक में गया, वो ये था कि पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया कि आप हमें इसका एक कोई एविडेंस दें, कोई कंक्रीट किस्म का एविडेंस दें, या फिर इंटरनेशनल लेवल की कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें इन सारे इवेंट्स की। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इस बयान का और पाकिस्तान के इस मुतालबे का कोई जवाब ना दिया, जिसकी वजह से व्यूअर्स हुआ ये कि इंडिया डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेटेड नज़र आया और इंडिया के जितने भी अलायंस थे और जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज थे, वो इंडिया का जो एक नैरेटिव था उसको बाय करने पे तैयार नज़र नहीं आए। इसके बाद हमने ये देखा कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करते हुए अपने कुछ डिप्लोमेट्स को और कुछ लीडर्स को, स्पेशली शशि थरूर, जिनको वो इंडिया का हेनरी किसिंजर भी कहते हैं, उनको बाहर भेजा, डिफरेंट कंट्रीज में भेजा कि वो इंडिया का जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करें और दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट इंडिया के लिए लेके आए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने कोलंबियन ऑफिशियल से डिस्कशंस की, तो हमें ये देखने को मिला कि कोलंबिया ने उनका नैरेटिव बाय नहीं किया, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया। जिसके बाद हुआ ये कि जो शशि थरूर साहब थे वो ऑलमोस्ट हमें रोते हुए नज़र आए कि हमने कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, उनको कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं टेररिज्म के हवाले से, और एलिजिडली जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व बिहाइंड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो कोलंबियन गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी, उसके बावजूद वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी पाकिस्तान ने भी उनके डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के बाद एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अपना लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान ने यह किया कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज में भेजा है, डिफरेंट फोरम्स पे भेजा है, मल्टीलैटरल फोरम्स पे, जहाँ पे वो पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करेंगे और पाकिस्तान का स्टांस बताएंगे ऑन द इश्यू ऑफ पहलगाम अटैक और रीजनल टेररिज्म हो रहा है उसके हवाले से। तो व्यूअर्स, हमने ये देखा कि अभी बिलावल भुट्टो की हमें स्टेटमेंट भी सुनने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत ही एक
अच्छी स्टेटमेंट भी थी, फनी होने के साथ साथ वो रियलिटी बेस्ड भी थी। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो टेमू वर्जन है नेतन्याहू का। फिर अगर देखा जाए तो हमें इंडिया का जो पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है इस रीजन के हवाले से और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से, उसको देखते हुए हमें ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेतन्याहू को अपना रोल मॉडल समझते हैं, और वो ये समझने लग गए थे कि शायद जैसे इसराइल मिडल ईस्ट में कोई भी कार्रवाई कर लेता है, किसी भी मुस्लिम कंट्री के खिलाफ कार्रवाई कर लेता है और उसको कोई भी रिटेलिएट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और टेक्नोलॉजिकली भी इसराइल रीजन में सबसे आगे है। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये समझने लग गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समझने लग गए थे कि शायद इंडिया भी अब साउथ एशिया का इसराइल बन गया। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया तो उनको पता चला कि पाकिस्तान इज नॉट गजा और इस पैलेस्टाइन, और इंडिया भी इसराइल नहीं बन सकता। तो इसके बाद हुआ ये कि अभी बिलावल भुट्टो साहब ने OIC में भी तकरीर की, जिसमें उन्होंने तमाम मुसलमान ममालिक को पाकिस्तान का नैरेटिव बताया और बताया कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी है वो हिंदुत्व के नैरेटिव को लेके चल रही है और मुस्लिम को एज अ थ्रेट वो समझते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों पे अपनी शब व रोज़ को तंग किया जाए मुसलमानों के, और मुसलमानों के घरों को भी तबाह किया जा रहा है। बल्कि इसके अलावा एक बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की रिपोर्ट हमने अपनी रिसर्च के दौरान स्टडी की, जिसमें पता ये चला कि फ्रॉम 1989 टू ईयर 2020 कश्मीर में 11,224 औरतें, जिनमें 11 साल की बच्ची से लेके 60 साल की बूढ़ी औरत तक शामिल हैं, उनको इंडियन फोर्सेस ने रेप का निशाना बनाया, जिसमें गैंग रेप भी किया गया। तो इस सब को देखते हुए लगता ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है और BJP गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो अपने आप को एक ज़ियोनिस्ट आर्मी, ज़ियोनिस्ट फोर्स और ज़ियोनिस्ट स्टेट समझने लग गए हैं, और उनका माइंडसेट भी बिल्कुल वही है जो वो इसराइल गजा में अडॉप्ट कर रहा है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो जब से BJP गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके 2025 का ईयर चल रहा है अभी, तो इसमें हेट स्पीच के इंसिडेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 98.5% हेट स्पीच के जो इंसिडेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को, और बाकी जो हेट स्पीच के इवेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं दीगर माइनॉरिटीज़ को, जिनमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं और इसके साथ साथ सिख भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी बहुत से टाइम पे बहुत दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाया। इवन यहाँ तक कहा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो ऐसा बन चुका है कि हिंदुओं से टैक्स कलेक्ट करके ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले यानी मुसलमानों पे खर्च किया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्टर मोदी जो हैं उनका क्या ज़ाइम है मुसलमानों के हवाले से और रीजन के हवाले से। खैर, हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो OIC का इजलास भी उन्होंने अटेंड किया, वहाँ पे भी पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट किया, और फ़लस्तीन के जो वहाँ पे एम्बेसडर थे या जो ऑफिशियल फ़लस्तीन के वहाँ पे मौजूद थे रिप्रेजेंटेटिव, उनको उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ है और जो वो चाहेंगे पाकिस्तान उनके हर हुक्म पे लब्बैक कहेगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दीगर कंट्रीज़ के भी विज़िट कर रहे हैं, और अभी आज ही हम एक पोस्ट देख रहे थे जिसमें हमने देखा कि इंडियंस कैसे इस चीज़ पे रो रहे हैं कि इंडियंस का जो डेलीगेशन है उसको रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड किया, जबकि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था उसको खुद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड किया, रिसीव किया, और उनके साथ जितने भी अपने नेगोशिएशंस थी, टॉक्स थी, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस थी वो की। तो इस पे इंडिया की जो आवाम है और स्पेशली जो मोदी के फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीखवा नज़र आते हैं, और वो मोदी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंडिया को उन्होंने क्या कर दिया है, इंडिया को डिप्लोमेटिकली कितना आइसोलेट कर दिया है कि रशिया जो हमेशा से इंडिया का एक साथी था वो भी आज इंडिया को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहा जिस तरह से वो पाकिस्तान की साइड पे नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ उनका टिल्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली इस जंग से पहले और पहलगाम अटैक के बाद इस चीज़ का ऐलान किया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया
کہ انڈیا یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور ہمیشہ پاکستان کی سوورینٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ اور ابھی ریسنٹ انٹرویو جو ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات بتائی، اور کہ پاکستان کے پاس بہت سے ایسے آپشنز ہیں جن کے ذریعے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کو روک سکتا ہے، اور اگر انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان سائبر ہیکنگ کے ذریعے بھی اور ڈیفرنٹ ایسے ہمارے پاس ویز موجود ہیں، جن میں سب سے جو ڈینجرس وے جو انہوں نے بتایا جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا برہما پوترا جو ایک ریور ہے جہاں سے سارا اس کا پانی آتا ہے انڈیا کا، انڈس ریور کا، اس کو بند کر سکتا ہے، اس کا پانی روک سکتا ہے اور اس کا پانی پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں، اگر ڈپلومیٹیکلی ہم دیکھیں پاکستان کی پوزیشن کو، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو آذربائیجان اور ترکی کی بھی بہت زیادہ سپورٹ رہی اس سارے سینیریو کے دوران، اور ایون انڈین جو عوام ہے، انڈین پبلک ہے، اسپیشلی جو مودی کے فالوورز ہیں، انہوں نے ترکی اور آذربائیجان دونوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود آذربائیجان کی گورنمنٹ اور ترکی کی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ نظر آئے، اور ابھی پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ میں ہمیں نظر آئے، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ان دونوں کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ترکی اور آذربائیجان نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے اور آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے جو ٹرائل لیٹر ریلیشنز ہیں ان کو مضبوط کرنے پر ایمفسائز کیا، زور دیا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن ان کے پاس جا رہا ہے۔ تو ویورز، آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو پاکستان کل تک جس کو انڈین میڈیا ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ کنٹری کہتا تھا، وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پر گامزن ہوگا، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا انفلوئنس نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ بہت زیادہ انکریز کر جائے گا۔ ویورز، ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔